फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि 23 अगस्त जो फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें सर काफ़ी मुश्किल सवाल पूछा गया है। तो एक बात बताइए, क्या पहले ही एग्ज़ाम वाला प्रश्न सब रिपीट कर दे ताकि आप 150 में 150 बना लें? हर परीक्षा में 30% प्रश्न मुश्किल होता ही होता है, नया प्रश्न मिलता है। तो इससे जो हमारे आगामी 24, 25, 26 के जो भी हमारे शिक्षक हैं वो बिल्कुल डरे नहीं। किसी दिन मॉडरेट था, हार्ड नहीं था। मैंने भी प्रश्न देखा और उसका भी वीडियो बना दूंगा कौन कौन सा प्रश्न, क्योंकि मुझे पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि कौन सा प्रश्न कैसे पूछा गया था। लेकिन जो भी प्रश्न था अच्छे लेवल का था, ना आसान कह सकते हैं और ना ही मुश्किल कह सकते हैं। मुश्किल वही सवाल होता है जो आपको पहली बार मिलता है, और जो आपको बार बार सवाल मिला होता है वो आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के इस मास्टर वीडियो में हम लोग सभी सब्जेक्ट का एक साथ मॉडरेट प्रश्न देखेंगे, ना कि आसान। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। क्या है? अरावली है। हिमालय जो है ये वलित पर्वत है, नवीन पर्वत है। वलित पर्वत है और ये नवीन पर्वत है। कैसा? नवीन है, ये नया। हिमालय कैसा पर्वत है? तो एकदम नया। हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। नदी के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है और राज्यों के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ भी 4 वर्गों में बांटा गया है और पूरब से पश्चिम की दिशा में भी 4 वर्गों में हिमालय को बांटा गया है। एक प्रश्न में देखिए, समय निकाल करके इस वीडियो को आप लोग, टाइम लगेगा, एकदम इत्मीनान से, भगाना नहीं है, पूरा देखना है। आप लोग क्या करते हैं मुझे पता है, आप मेरे चैनल में जाइएगा, जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, हिंदी को छोड़ के, हिंदी में कुछ लोगों का कहना है कि गद्यांश नहीं आया था, तो कोई जरूरी नहीं कि हर एक शिफ्ट में ना आए। आखिर आया क्या था? मान लीजिए 150 प्रश्न में आया क्या था, हमको बताइए। 100 प्रश्न ऐसा आया होगा जो कि जो भी पढ़ा होगा उसको 100 प्रश्न तो आया ही हो। वर्ड बदला जाता है, शब्द का अंतर हो जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं, तब मैं उसका वीडियो बना दूंगा पूरे साक्ष्य के साथ। अगर प्रश्न मिल जाता है तो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। एक शिक्षक जो कि मेरे चैनल से पढ़े थे, उन्होंने कहा कि सर मेरा 80 to 100 के बीच स्कोर हो जाएगा, और आपके चैनल से काफ़ी प्रश्न मैच किया है पर्यावरण में, जो कि विज्ञान और ये ज्योग्राफी यानी भूगोल से मिला करके था, और साथ ही साथ मैथ का भी लड़ा है। तो आप लोग भी देखिए ये मास्टर वीडियो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य को प्राइम बोलते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और यही सम अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 को छोड़ के कोई दूसरा सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। 0 प्रथम पूर्ण संख्या है, पूर्व लिख रहा हूँ, पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। 1 जो है प्रथम प्राकृत संख्या है। क्या है? प्रथम प्राकृत संख्या है। 4 जो है प्रथम भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है। हाँ, एक बिगर मिस्टेक मैं किया हूँ इसके पहले वीडियो में। एक रेल वाला प्रश्न जो मैं बताया हूँ, मीटर प्रति सेकंड से मैं किलोमीटर में जब बदला हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो शायद वहाँ पे मैं 5/18 से गुना कर दिया हूँ। जल्दबाजी में ये हुआ है और मेरा बिगर मिस्टेक है। ये 18/5 से गुना होगा, और वो आंसर भी गलत अब हो जाएगा क्योंकि मैं गुना ही गलत चीज़ों से कर दिया हूँ। तो इसको यहीं पे आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो ये 1000 मीटर, ये 3600 सेकंड होगा। जैसे ये 72, तो हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 चौक 72, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। मैं वहाँ उल्टा कर दिया हूँ,
एक शिक्षक ने मुझे नॉक कराया, स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे कि सर इस प्रश्न को देख लिया जाए, तो मुझे दिखा कि हाँ वहाँ मेरा गलती है, बहुत बड़ा मिस्टेक किया हूँ। तो यहाँ देखिए अब, और 20 मीटर पर सेकंड है, इसे मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे, उल्टा, यानी 18/5 से। 20 गुना 18/5 कटा 4 आया, 18 कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप लोग 18/5 से गुना करेंगे। और ये केवल सक्षमता के लिए ही मास्टर वीडियो नहीं है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो देखिए पंचवटी, 5 संख्या का बोध हो रहा है ना, संख्या का, तो जहाँ भी संख्या का बोध हो वो द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गन्ना पदावत है, द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए पीला कर लेते हैं इसको, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। देखिए बहुव्रीहि में जितने भी भगवान, जैसे लंबोदर, वीणा पानी, चक्र पानी, जितने भी देवताओं का नाम अगर दिखाई दे तो वो बहुव्रीहि में हो जाएगा। तत्पुरुष, जब भी आपको कारक चिन्ह छुपा दिखाई दे, कारक चिन्ह, तो तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए आ गया ना, के लिए, रसोई के लिए घर, तो यहाँ ये कारक चिन्ह है, तो ये तत्पुरुष समास में चला जाएगा। घुड़सवार, घोड़ा पर सवार, तो ये तत्पुरुष में चला जाएगा। और जहाँ भी योजक चिन्ह दिखाई दे, जैसे माता और पिता, तो ये विपरीत वर्ड दिखाई दे, योजक चिन्ह दिखाई दे, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। माता और पिता, और छुपा हुआ है, तो योजक चिन्ह और विपरीत शब्द दिखाई देता है। भाई बहन, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6। देखिए नेक्स्ट, विच टेंस इज यूज्ड इन यूनिवर्सल ट्रूथ? कौन सा टेंस सदा सत्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मान लीजिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो हमेशा के लिए सत्य है, तो ये कौन से टेंस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। 2 and 2 are 4, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश का राजा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मौर्य वंश के ये संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, देवपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप भागलपुर, तो ये जुड़े हुए थे। बख्तियार खिलजी ने, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। लेकिन एक हैया गया बुक्का आदमी बख्तियार खिलजी से क्या किया था? ध्वस्त किया था। तो यहाँ पे प्रश्न घुमा के कैसे पूछता है कि किस समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? तो आप कहिएगा, ऑप्शन देता है प्राचीन काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में। तो ये मध्यकाल में। कब? मध्य काल में। समझ गए? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा जिला में। पावापुरी नालंदा, मियाँ बयां का मकबरा तो वो भी नालंदा। ठीक है, चलिए और भी इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो जब भी संपूरक पूछे तो उसे 180 डिग्री में से घटाइएगा, तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक, अगर पूरक पूछे, क्या पूछे? पूरक कोण पूछे तो कितना में से घटाइएगा? 90 डिग्री में से। कितना में से? 90, तो क्या आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा।
तो यहाँ देखिए 20 भी ऑप्शन में था ना। तो संपूरक और पूरक आप समझ गए। और हाँ, बहुत सारे शिक्षक ये कमेंट करेंगे कि यहाँ से प्रश्न नहीं आया था, तो क्या कोई ज़रूरी है कि यहाँ से नहीं आया था तो कल के परीक्षा में नहीं आएगा, 24 में नहीं आएगा, 25 के तारीख में और 26 में नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे अच्छे से इस वीडियो को देखिए। लैंग्वेज बदल बदल के सवाल पूछा गया है 23 फर्स्ट शिफ्ट में। मैंने 8-10 प्रश्न देखा है जो कि काफ़ी 8-10 में 3-4 मुश्किल था, 7 आसान था। आसान मतलब उतना भी आसान नहीं। अब जो 10 दिन सिर्फ पढ़ाई किया है, कभी दौड़ के इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी वो बुक, कभी मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि जहाँ भी पढ़िए मन से पढ़िए। ये नहीं कि 5 मिनट राहुल सर का वीडियो देख लिए, 5 मिनट किसी और सर का देख लिए तो घोर मठा हो जाएगा। चलिए ये देखिए, आप लोग अंत तक बने रहिए। बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे लैंग्वेज और बहुत सारे तरीका आपको बताया जाएगा। और हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आप लोगों का। बहुत लोगों का गया भी है। जो लोग शुरू से मेरे चैनल पे जुड़े हैं, आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास तो ज़्यादा चीज़ नहीं बताएंगे। परीक्षा बाद कुछ डिस्कस करेंगे ज़रूर आप लोगों से। 70 डिग्री का तो ये तो बता दिया। अब देखिए, जो 90 डिग्री है इसे समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकोण। जो 110 डिग्री है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये अधिक कोण होगा। अधिक कोण, ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। ये पूर्ण कोण कहलाता है। 360 डिग्री पूर्ण कोण कहलाता है। 20 डिग्री न्यून कोण कहलाएगा। 0 से बड़ा 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, यहाँ और चीज़ भी छुपा है। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समास के और ये संज्ञा के 5 भेद, समास के 6 भेद, संधि के 3 भेद और ये क्रिया के 2 भेद। मैं ऑप्शन ही वैसा सेट करूँगा ताकि एक प्रश्न में आपको 4 से 5 प्रश्न मिले। और एकदम आराम से देखिए प्रश्न आया, चेंज इनटू पैसिव। इंग्लिश का प्रश्न है, राहुल ईट्स अ मैंगो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य पैसिव में चला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ चला जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अगले में बढ़ जाएगा। राहुल ईट्स अ मैंगो, तो ये कहाँ चला जाएगा? बताइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस किस में चला जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ देखिए, ये सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो अ मैंगो इज, क्या होगा? अ मैंगो इज ईटेन बाई राहुल। कहीं है अ मैंगो इज ईटेन बाई राहुल, ये हो जाएगा। अ मैंगो इज ईटेन बाई राहुल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया। यहाँ कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, यहाँ कुछ हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अ मैंगो इज ईटेन बाई राहुल, ठीक है, यही होगा। अ मैंगो इज ईटेन बाई राहुल। ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित में प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? कुत्ता तो सर्वाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। सर्वाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता और शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये दूध इससे मिलेगा ना, तो शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता,
सर्वाहारी द्वितीयक उपभोक्ता और मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद कोई होगा? नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50 और 60 का वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क। तो वर्ग चिन्ह एक बार परिसर में मैंने गलती कर दिया था। वर्ग चिन्ह लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ा जाता है और 2 से भाग। तो ये कितना आ जाएगा? 110/2 कट के कितना आ गया? 55। आंसर क्या हो जाएगा? 55। लेकिन यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये तो आप समझ गए। छोटे वैल्यू को कहते हैं निचली सीमा। तो 50 है निचली सीमा, ठीक। और ऊपर वाले वैल्यू यानी बड़े संख्या को कहते हैं ऊपरी सीमा। क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा। देखिए ये सब ऑप्शन में दिया गया है। और वर्ग अंतराल यानी इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? तो 10। ये भी आंसर दिया गया है। अंतर कितने का है? तो 10 का। चलिए अगला प्रश्न। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लोगों का कहना है कि सर CDP से सवाल 15 से 20 आया था, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और अधिगम। तो जो मैं अपने चैनल पे प्रधान शिक्षक के लिए 75 नंबर का जो सीरीज़ बनाया हूँ बाल विकास और अधिगम का, वो जा कर के आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। उसमें से 8 से 10 प्रश्न लड़ा था वहाँ पे प्रधान शिक्षक में, तो आप में भी लड़ सकता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये प्याजे ने प्रतिपादित किया था। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, समाज की जहाँ भी बात है वाइगोत्स्की पे आ जाइएगा, ठीक है। और चॉम्स्की कोहलबर्ग, ये भाषा से जुड़े थे चॉम्स्की। आगे प्रश्न आपको मिलेगा। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? बच्चों में नैतिक गुण भी होना चाहिए, तो ये कोहलबर्ग ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शाकाहारी नहीं है। देखिए नहीं यहाँ जहाँ छूटा कि काम गड़बड़ाया। निम्नलिखित में शाकाहारी नहीं है जो प्रश्न है, इसका जवाब होगा हिरन तो शाकाहारी है, ऑप्शन होगा नहीं। गिलहरी भी शाकाहारी है, ऑप्शन होगा नहीं। शाकाहारी नहीं है तो बाघ शाकाहारी नहीं है। ये खरगोश। अब यहाँ पे देखिए खरगोश कहाँ रहता है? तो बिल में। कहाँ रहता है? बिल में। यहाँ देखिए खरगोश, बिल गलत लिखा हूँ शायद, बिल ऐसे होगा। खरगोश कहाँ रहता है? तो बिल में। बाघ ये क्या करता है? झाड़ियों में इसका अपने कान, हवा के द्वारा अपने कान से ये महसूस कर लेता है कि झाड़ी में छुपा शिकार है या नहीं है। गिलहरी ये देखिए इसके दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसके और चूहा के, इसलिए ये चूजों को क्या करती है? कुतरते रहती है। हिरन तो ये आप जानते हैं शाकाहारी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ये सीरीज में बहुलक क्या है? तो कौन सी संख्या बार बार रिपीट किया है? सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है? तो देखिए 8 बहुत बार आया है ना, तो ये बहुलक क्या हो जाएगा? 8। अगर इसी संख्या में रेंज यानी परिसर कह दे, परिसर बताइए, तो इस सीरीज में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 12। और सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 3। घटा लीजिए, 12 में से 3 जाएगा 9, जो कि यहाँ आंसर दिया है ना, तो ये परिसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे सरोज का पहला मैं पूछा था, तो यहाँ मनोज में किया हूँ, तो आपको इसका जवाब 1 नंबर मान लीजिए प्रश्न, और कमेंट में देना है। विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है। तो इसका जवाब आपको 1 नंबर मान के कमेंट में देना है। चलिए सक्षमता 1 में पूछा हुआ इंग्लिश का एक प्रश्न आया। आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर सी टोल्ड। ठीक, तो आपको देखिए हिंदी आए या ना आए इंग्लिश का, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो जानिए। जब भी आप नरेशन बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब,
ये दो पे टिका हुआ चीज़ होता है। इसे अब हम पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे तो ये एक टॉपिक ही बन जाएगा 1 घंटा का। 8 प्रश्न होगा, जिसमें से मेरा ट्रिक किसी 4 प्रश्न में तो काम कर ही जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, तो जो आपका ये आपका सेंटेंस है एक्टिव में, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में और इसे इनडायरेक्ट में यहाँ क्या भराएगा। तो सी टोल्ड था तो सी सेड डैट, ये जो कॉमाज है हटा, इन्वर्टेड ये जो कॉमा है हटा, इसके जगह पे डैट लगा। और जो सी है तो इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग होगा, तो सी का सी ए रह जाता है। तो सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी लव्ड, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए वेदों की संख्या है, यानी वेद कितने हैं, तो आप सबको पता है कि वेदों की संख्या 4 है। ये पुराणों की संख्या है, किसकी, पुराणों की। पुराण कितने हैं, तो 18। ये उपनिषदों की संख्या है, उपनिषद। उपनिषद का तो नाम आप सुने ही होंगे। आपका जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये क्या है, अर्णयक। अर्णयक, अर्णयक की संख्या कितनी, तो 9। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुराणों की संख्या कितनी, तो 18। उपनिषदों की संख्या कितनी, तो 118। वेदों की संख्या कितनी, तो 4। और अर्णयक की संख्या कितनी, तो 9। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण, क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। और सबसे प्राचीन वेद तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। याद रहेगा आप लोगों को, गाई जा सकने वाली वेद, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद। यहाँ पे और 2 चीज़ जान लीजिए, महाभारत, महाभारत के लेखक तो कहिएगा वेद व्यास, क्या कहिएगा, वेद व्यास। महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है, जय संहिता, जय संहिता के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, ये तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाने के बाद ही माध्यक बताया जाता है। तो यहाँ 17 हो गया है, 27 हो गया है। देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, 12, तब क्या आएगा, 14, तब क्या आएगा, 17, तब क्या आएगा, 21, और उसके बाद 23। तो इधर से 2 अंक छोड़ा, इधर से 2 अंक छोड़ा, बीच में क्या आया, 17, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई बना लीजिए। 17 इसका आंसर होगा। जब भी माध्यक आपसे पूछे मीडियन, तो जो सीरीज़ दिया रहेगा उसे बढ़ते या घटते में सजा लीजिएगा। अगर वो विषम संख्या का सीरीज़ है, मतलब कि यहाँ देखिए, एक काम करते हैं, कलर बदलते हैं। यहाँ पे ये तो बढ़ते क्रम में है नहीं, तो मैंने सबसे पहले बढ़ते या घटते किसी में लिख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बढ़ते क्रम में इसे सजाऊंगा। 12, ठीक है, 14, उसके बाद 17, तब 21 और तब 23। गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो विषम बार है ये, तो ये बीच में कोई ना कोई तो आएगा, तो इधर से 2 काट दिए, इधर से 2 काट दिए, बीच में कौन आ गया, 17। यहीं क्या हो जाएगा, माध्यक। लेकिन अगर ये 6 गो संख्या होता है या 8 गो होता, तब जैसे मान लीजिए छोटा संख्या पे ही बता देता हूँ, 6 8 बढ़ते क्रम में है, इसका माध्यक। तो इधर से मान लीजिए 2 छोड़िएगा तो इधरों से 2 छोड़ना पड़ जाएगा, 1 छोड़िएगा 1, तो करना क्या है, बीच वाले दोनों संख्या को लेना है माध्यक के लिए। 4 जोड़ 6 जोड़ लेना है लेकर के, और 2 से भाग। तो देखिए 4 जोड़ 6 कितना हो जाएगा, 10/2, तो क्या आएगा, 5। तो ऐसे अगर सम बार संख्या रहे तो बीच के 2 संख्या को उठाना है, आपस में जोड़ना है। कब, बढ़ते और घटते क्रम में लिखने के बाद। ये देखिए बढ़ते क्रम में है, ये नहीं कि कैसा दिया है बीच का 2 गो निकाल के जोड़ के भाग दे दिए, तो गलत हो जाएगा, समझ गए। चलिए, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण
व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कितने? य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन है तो ये 4। संयुक्ताक्षर कितने? तो ये भी 4। नेक्स्ट प्रश्न, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज। अब इसका हिंदी आपको पता हो या ना हो, टेंस आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, जहाँ भी वर्ब टू यूज हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। सॉरी, यह है, अच्छा देखते हैं। एज सून एज आई वॉज रेडी टू लीव इट स्टार्टेड द पॉर, तो वॉज का यूज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ वर्ब टू का यूज हुआ है, तो ये होना चाहिए आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट तो होगा नहीं, दोनों को काट दीजिए क्योंकि वॉज है और यहाँ भी टू दिखा रहा है, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं किसी हालत में। और यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो नहीं, यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक इस ऑप्शन में ही नहीं है, आगे प्रश्न इसका मैं बताऊंगा। आनुवांशिकता का जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। रोनाल्ड रॉस मलेरिया परजीवी को इन्होंने खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का ये खोज किए थे। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज, मृत कोशिका का, और फंक विटामिन का खोज। चलिए अगला इधर देखते हैं। हाँ, यहाँ आ गया, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इस 2 नंबर प्रश्न का कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ये चतुर्भुज के चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, सब चतुर्भुज के प्रकार है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिदिन में उपसर्ग है। तो देखिए, जो भी अगर शब्द के पहले शुरू में जुड़ करके अर्थ बदल देता है वो उपसर्ग कहलाता है, और जो अंत में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो दिन में क्या लग गया है? दिन में शुरू में क्या लग गया है? प्रति। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चूज द टेंस। शी वॉज गोइंग टू स्कूल। वॉज गोइंग यानी एक तो पास्ट में ये जाएगा ही जाएगा पास्ट में, और V4 का यूज हुआ है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कहीं है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो कलहन है। कौन है? कलहन। तो इसका तो आंसर आप जान गए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको कौन जानेगा? संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र, और ये गुलबदन बेगम। बताइए, गुलबदन बेगम किस चीज़ के लेखक? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, और कलहन तो राजतरंगिणी। और एक और प्रश्न आता है पंचतंत्र, तो वो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र तो वो विष्णु शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा। ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ और भी ऑप्शन के बारे में जान लीजिए।
ये आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुने चौड़ाई। ये 1/2 गुने विकर्णों का योगफल, तो ये किसका है? समलंब चतुर्भुज का। किसका? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंतर्निहित भाषा, देखिए यही प्रश्न मैं बता रहा था वहाँ। अंतर्निहित भाषा का संबंध किसके साथ है? तो ये चौमस्की के साथ है। किसके साथ? चौमस्की के साथ। अगला, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट। क्या हो जाएगा? द चीफ गेस्ट। इस प्रश्न में थोड़ा मैं डाउट में हूँ, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कार्यों की पालने की कला क्या कहलाती है? तो ये सेरीकल्चर, यानी रेशम पालन को क्या कहा जाता है? तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। फ्लोरीकल्चर ये फूलों की खेती को कहा जाता है। चलिए आगे, किसी घन का आयतन दिया हो और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पार्श्व पृष्ठीय यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कह रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा का वर्ग यानी स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो आयतन दिया है, आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब, जिसका मान दिया है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले ये क्यूब है तो इधर जाके क्यूब रूट लग जाएगा। भुजा बराबर क्यूब रूट 2197। देखिए 6, यहाँ 6 तो आएगा नहीं इसके भुजा। देखिए अब तो यहाँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो 2197 किसका घन है? चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। 2197 किसका घन है? 3 से कट रहा है, देख लिया जाए। 2 1 3 नहीं कट रहा है। 7 से, तो 7 से भी नहीं कट रहा है। 9 से देख लिया जाए। 2197 ही ना है, तो 9 1 10 और 2 12, 12 7 19। 9 से देखा जाए, 9 दूनी 18, 3 9, 9 चौका 36, 57 नहीं कट रहा है। 9 से भी, यहाँ 9 से भी नहीं कट रहा है। आप इसका घनमूल निकाल लीजिएगा। उसके बाद जैसे घनमूल निकालिएगा तो भुजा आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। भुजा जैसे मिलेगा तो 4 गुने ये भुजा गुने भुजा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आगे प्रश्न बताना है, नहीं तो मैं वहाँ समय देता। और जो भी प्रश्न आपको लगे कि परीक्षा में नहीं बन रहा है, उसे स्किप करके आगे बढ़िएगा। पहले आपको 150 प्रश्न देखना है, ठीक है? पहले आपको 150 प्रश्न तक जाना है। देखने का मतलब जाना है, जो आ रहा है वहीं पे क्लिक करके, चाहे वो मैथ हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर आ रहा है तब क्लिक कर दीजिए, और नहीं तो पर्यावरण से शुरू कीजिए। आ रहा है तो उसे क्लिक कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। और स्टार्ट हमेशा पर्यावरण से कीजिए, जिसमें विज्ञान, भूगोल, इतिहास सबके प्रश्न रहेंगे। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। और विश्व के पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मेजर यूरी गागरिन थे। भारतीय न कहे, प्रथम व्यक्ति पूरे विश्व को लेकर के, तो मेजर यूरी गागरिन थे। कल्पना चावला प्रथम महिला थी, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था। तो देखिए सारे प्रश्न को एक जगह मर्ज किया हूँ मैं, और आपने सिर्फ यही देखा, और बाकी ये तीनों को कौन जानेगा? कहीं ना कहीं से तो प्रश्न फंसेगा ही ईवीएस में। बेलन का आयतन होता है, तो देखिए अगर वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है
तो बहुत सारे चीज़ों का आयतन पता चल जाएगा। इसमें h से गुना कर देंगे तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा। किसका? बेलन का। अगर शंकु का, कोण का आयतन बताना हो तो इसी में 1/3 लगा दीजिए, पाई r स्क्वायर h, तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा। और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये जो है 4/3 गोले का आयतन हो जाएगा। गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला कहे तो, अर्धगोला कहे तो अर्धगोले का आयतन, तो इसमें आधा कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द है अनल, अग्नि, पावक, ये सभी, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चेंज इनटू पैसिव, काजल वॉज ईटिंग अ मैंगो, तो इसका क्या होगा जवाब? देखिए, एक्टिव टू पैसिव में जब भी आप जाते हैं तो ये जो वर्ब होता है ये हमेशा V3 का यूज होगा। ठीक, तो देखिए अब ये किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो सिर्फ इसमें बिंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बिंग। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, अ मैंगो तो सिंगुलर है, तो अ मैंगो वॉज बिंग कहीं है, अ मैंगो वॉज बिंग ईटेन बाई काजल, अ मैंगो इज बिंग है, तो ये नहीं होगा। अ मैंगो इज ईटेन बाई काजल नहीं, वॉज के साथ क्या लग जाएगा? बिंग। अ मैंगो वॉज बिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मैंगो वॉज बिंग ईटेन बाई काजल। मतलब आप नहीं समझे। देखिए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो, अगर उसका पैसिव बनाना है तो उसी टेंस में रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाएगा? बिंग, BEING, क्या जुड़ जाएगा? बिंग। तो बिंग कहीं दिखाई दिया आपको? नहीं ना दिखाई दिया, सिर्फ एक गो में दिखाई दिया, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में 23 अगस्त को ये प्रश्न पूछ दिया, यानी अब आपसे ये नहीं पूछा राष्ट्रीय, ये पर्यावरण दिवस नहीं पूछा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछ दिया, तो ये शायद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देख लीजिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट देखिए, बिहार का सबसे घनी आबादी वाला ज़िला, तो देखिए यहाँ वर्ड कैसे कहा है, घनी आबादी, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले की है? तो आप सीधे जाइए पटना। ये भी पूछा था प्रश्न बदल के कि बिहार के किस ज़िले का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। 23 तारीख के माने आज के एग्ज़ाम में सेकंड सक्षमता में ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, लेकिन ये वर्ड नहीं था। वर्ड क्या था? बिहार का कौन सा ज़िला है जहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कहिएगा पटना। जनसंख्या घनत्व भी पूछे किस ज़िले का, तो भी पटना, और बिहार की ये राजधानी है। पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला, कम साक्षर जिला। गोपालगंज लिंगानुपात, लिंगानुपात गोपालगंज का क्या है? सर्वाधिक। लिंगानुपात जो है किस ज़िले का सर्वाधिक है? तो गोपालगंज का। रोहतास ये सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है, महिला में भी पुरुष में भी, और बिहार के पूरे 38 ज़िलों में से 1 नंबर पे है रोहतास। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है लोकसभा? MP कितने चुन के जाते हैं? तो 40 है। कितनी है? 40। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है MLA की? तो आप कहिएगा 243। ये लोकसभा तो ये हो गई, ये राज्यसभा की संख्या। राज्यसभा के सीटों की संख्या बिहार में तो 16, और विधान परिषद की संख्या तो 75। द्विसदनात्मक व्यवस्था है हमारे बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बिहार की बात है तो यहाँ जान लीजिए,
बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, MARCH 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। जो बिहार है, इससे 1936 में भारत शासन अधिनियम के तहत उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा। 1912 में बंगाल अलग हो गया, बंगाल। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। कौन? झारखंड। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय बी से कितनी ज़्यादा है? 25%। तो ए की आय को हम लोग मान लेंगे, बी की आय को हम लोग मान लेंगे 100। तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 125। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ करेंगे क्या है कि ये 25% अधिक है तो 25% ना कम होगा, ऑप्शन है नहीं ना है। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी का 100 है तो इसका 125 है। कितना ज़्यादा है ये बी से ए से कितना कम है बी? तो 25 रुपया कम है ना, तो 25। और किससे तुलना किया जा रहा है? ए से, तो ये बटा में लिखिएगा, गुना 100। 25 25 100 तो ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 20%। आंसर क्या हो जाएगा? 20%। समझ में आया आपको? नहीं आया? देखिए बी ए की जो आय थी 20 से 25% अधिक है, तो बी की जो आय है मान लीजिए 100 है तो ए की आय 125। तो ये बी इससे कितने रुपया कम है? 25 ना। किस से? ए से। ए का कितना है? 125 गुना 100, 25 25 100, ये 5 दूनी 10, 20%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस लिख रहा हूँ, दिवस। देखिए हर्षिकार दीर्घिकार पे नहीं जाइएगा, फास्ट कर रहा हूँ। ये 22 मई, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। और एक दिवस देख लीजिए, 8 मार्च विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, कितने? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। क्या याद रखिएगा? 10 जनवरी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट, 0.02 का घन क्या होगा? तो घन करना है 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, 1 1 1, 3 अंक छोड़ के डेसिमल। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी, अरे देखिए मैंने मिस्टेक फिर कर रखा था। 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो हो गया। 2 2 4 2 6, ये देखिए डेसिमल दशमलव यहाँ 2 अंक छोड़ के है, यहाँ भी। तो ये 8 लिख दिए, तो 6 अंक छोड़ के डेसिमल देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और 0 यहाँ है। तो ये आंसर होगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। तो आपको जवाब देना है 3 नंबर प्रश्न का 0.01 का घन बताना है। ऑप्शन ए है 0.00001, ऑप्शन बी है 0.0000001। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? ऊष्मा
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो 3 विधियों से, और ये तीनों विधियों का नाम दिया गया है, चालन, कंडक्शन, संवहन, और ये विकिरण, रेडिएशन। और संवहन को क्या कहते हैं बताइए आप लोग। तो देखिए तीनों विधियाँ दी गई है। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है ये चालन विधि द्वारा होता है। किसे? चालन। संवहन होता है द्रवों में। किसमें? द्रवों में। जब द्रव में ऊष्मा का संचालन होगा तो ये संवहन कहलाएगा। और ये निर्वात में। विकिरण किसमें? निर्वात में। सूर्य की जो प्रकाश पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है वो किस माध्यम से पहुंचती है, तो विकिरण के माध्यम से, यानी रेडिएशन के माध्यम से। तो ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 3। कौन कौन? चालन, संवहन, विकिरण। चालन होता है ठोस वस्तुओं में। जैसे समझिए आप लोहा के एक छड़ को आग के तरफ रखे और एक तरफ पकड़िएगा, देखिएगा जहाँ पकड़े हैं वहाँ भी आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। ये कारण क्या हुआ कि वहाँ से जो है ऊष्मा था ये ठंडी वस्तु से गर्म से ठंडी की ओर चलती है। किधर से? गर्म से ठंडी की ओर चलती है। तो इसलिए वहाँ से क्या आ गई? हाँ, तो ये जितनी भी धातुएं होती हैं ऊष्मा के चालक होते हैं। इसीलिए ना बर्तन में जो खाना बनता है वहाँ देखिएगा प्लास्टिक जो है कुचालक है, इसलिए उसके हैंडल में उसका यूज किया जाता है। समझ गए होंगे इस टॉपिक को आप। चलिए आगे देखते हैं। मैं बोला ही था कि समय लगेगा लेकिन प्रश्न थोड़ा मॉडरेट करूँगा आज। इसलिए मॉडरेट क्या, आप अगर मेरा पूरा वीडियो देखे होते ना शुरू से, तो जो लोग आज कह रहे हैं, जो लोग अभी केवल 10 दिन से 15 दिन से देख रहे हैं, उनका पर्सनली या वो ग्रुप में भी आपके चैनल पे भी कमेंट आया कि सर ईवीएस से आपका प्रश्न बहुत मैच किया है, गणित से भी मैच किया है, लेकिन लैंग्वेज बदला हुआ था। तो भाई एग्जामिनर तो घुमाएगा ही आपको, इतना आसान तो काम करेगा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी भी परीक्षा में 30% जो क्वेश्चन होता है वो भास्ट होता है, मतलब आपको नया क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल, तो उतना तो मिलेगा ही। देखिएगा ना जब आंसर की आएगा आप लोगों का आंसर की, तब तो आपके साथ प्रश्न पत्र का पूरा क्वेश्चन मिलेगा ना प्रूफ के साथ, तब मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन भास्ट है। और जैसे जो लोग देखिए कौन लोग चिल्लाते हैं, बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे अभद्र, मैं बता दूं वही लोग चिल्लाते हैं माइक पे मीडिया के सामने, जो एक दिन पढ़े नहीं और सोचते हैं कि वहाँ जा कर के तुक्का, बड़ा ऑप्शन, राहुल सर ने कहा बड़ा ऑप्शन चुन लीजिए, तो चुन लिया, तुक्का मार करके पास हो जाएं। तो तुक्का मारने से कभी भी आपका 80 और 100 नहीं आता है। तुक्का आपका 150 का है तो 30 या 40 प्रश्न तुक्का में आ सकता है आंसर। इतना अच्छा से ऑप्शन सेट किया जाता है ना कि आप ABCD करके मारिएगा तो ज़्यादा सही नहीं होगा। कंटिन्यू 150 आपने B मार दिया अगर, तो 30 से 40 प्रश्न सही हो जाएगा। तो काहे कीजिएगा, नहीं कीजिए ये। हाँ, मान लीजिए 10-15 प्रश्न लास्ट में छूट रहा है, समय कम है, तब वो काम कीजिए ना। पहले प्रश्न का लैंग्वेज अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले संविधान जान लें, लिखित और अलिखित। तो भारतीय संविधान लिखित है। कैसा है? लिखित है। ये कानूनी दस्तावेज होता है। और जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का, ये अलिखित है, माने इसे लिखा नहीं गया है। भारतीय संविधान कितने वर्षों में बना था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में ये बनकर तैयार हुआ था। ये पूर्ण बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो चुका था। इसीलिए 26 नवंबर 2015 के बाद से 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये भीमराव अंबेडकर।
संविधान के जनक, तो ये कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब कहे जाते हैं, बाबा साहब। तो ये देखिए, एक बात और याद रखिए, यहाँ भारत का मनु, संविधान का मनु अगर आए तब भी आप भीमराव अंबेडकर साहब के साथ ही जाइएगा। और यहाँ प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को कैबिनेट मिशन के तहत, और ये लागू हुआ, फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, यानी भारत गणतंत्र हो गया। अब जो प्रश्न है यहाँ, चारों के चारों नाम ज़बरदस्त है, संविधान से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री भी थे। क्या थे? कृषि मंत्री भी यही थे। यहाँ से ये भी प्रश्न याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर जो थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? सलाहकार थे। एक प्रश्न और यहाँ याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी ये क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे भारतीय संविधान के। ये क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। ओके। और हाँ, ये डेट आप लोगों के लिए फेमस रहेगा, 24 जनवरी 1950। और एक डेट और 22 जुलाई 1947। ठीक। और एक और 26 जनवरी 1950। देखिए, 24 जनवरी 1950 क्यों खास है? इस दिन भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को अपनाया गया। जन गण मन जो आप गाते हैं, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, राष्ट्रगान है, तो भारतीय संविधान में उसे कब स्वीकृत किया गया, कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, उसे भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपके लिए डेट महत्वपूर्ण है। और हाँ, 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक जीरादेई से बिलोंग करते थे, बिहार के छपरा ज़िला, अब हो गया है वो सिवान ज़िला में। जीरादेई इनके गांव का नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, ये सेशन बनाने में एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा भी हम पे दया मेहरबानी हो, तो मैंने रात भर जग कर के ये सेट तैयार किया है, क्योंकि स्कूल में तो कर नहीं पाऊँगा। स्कूल में मैं 4 से 5 घंटे में बार बार बोलता हूँ, बहुत बच्चे हैं मेरे स्कूल में, आप सर्च करके देख सकते हैं, या मेरे फेसबुक आईडी पे आर्यन सेन राजपूत पे जा कर के आप देख सकते हैं कि क्लास में कैसे पढ़ाई होता है और स्कूल में कितने बच्चे हैं। 500 प्लस बच्चे हैं, 500, और उपस्थिति पर डे 450 प्लस होती है। और हम लोग 12 शिक्षक हैं, 12 के 12 एक प्रिंसिपल सर के साथ सहायक शिक्षक, नाम भी बता देता हूँ, पवन सर। ये लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं ऑफिशियली वर्क, और क्लास में भी ये अपना समय देते हैं। और हम 10 आदमी को ये लोग क्लास के ज़िम्मा दे दिए हैं, असेंबली क्लास। तो ऐसे स्कूल चलता है और काफ़ी अच्छे ढंग से चलता है। आपका भी स्कूल चलता होगा, मुझे विश्वास है, लेकिन वहाँ इतना प्रेशर है कि क्लास करना ही है, नहीं तो प्रिंसिपल साहब हमको दे झाड़ लगा देंगे। तो 4:30 के बाद आने के बाद खुद खाना बनाना, उसके बाद रात में जग कर के आप लोगों के लिए ये मैराथन मास्टर वीडियो तैयार करने में केवल 2 से 3 घंटा लगता है। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखते हैं 30,000 40,000 वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आखिर क्या चला जाएगा आपका?
कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अपने छोटे भाई राहुल सर को। ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब ठीक है नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट तो वो भी है कि कर लीजिए। शेयर आप लोग बहुत किए हैं। इसके बाद भी मैं मैथ का 10 से 12 प्रश्न ऐसे करूँगा जो कि अगर मॉडरेट भी पूछे तो आपका ना फंसे। कितना हो बार बताया जाता है लेकिन आप मैथ छोड़ देते हैं, मुझे पता है। चलिए ये सेंटेंस देखा जाए। विच सेंटेंस इज यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब भी पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो केवल यही एक ऐसा टेंस है जिसमें V2 का यूज होता है, वर्ब का दूसरा रूप। तो आई प्ले, ये तो वर्ब का प्ले पहला रूप है तो ये आंसर होगा नहीं। राहुल हैज़ ईटेन, ये V3 है। ईटेन क्या है? इट एट ईटेन, तो ये V3 है, यहाँ V2 का यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ही हैड रीच्ड पटना, तो यहाँ देखिए रीच्ड V2 है, तो यहाँ देखिए वाज ईटिंग, ये V4 है, तो यह आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और पहचान था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड का प्रयोग होगा। किसका? हैड बीन। देखिए एक चीज़ यहाँ मैंने फिर गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, हैड बीन नहीं तो उसमें हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है। ये तो मैं पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट की मैं बात कर दिया हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, तो V3 शायद हो जाएगा। V2 पास्ट इंडिफिनिट में होता है। ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। ये उतना मैंने बताया लेकिन ये प्रश्न ही क्या है? गलत है। ऑप्शन सारे के सारा गलत है। मेहनत पे पानी फिर गया। और आप लोग भी लाइक इसको नहीं कीजिएगा, मेरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट था तो था, अच्छे मूड से जाना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। क्या गारंटी है कि फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट हो तो सेकंड शिफ्ट का भी वही हो, या 23 का अगर थोड़ा फास्ट हो गया, नया प्रश्न आ गया तो 24 को प्रश्न ना मिले। हूबहू तो प्रश्न नहीं मिलेगा, जो पढ़ के गए वहीं थोड़े लड़ जाएगा। उस आधार पे प्रश्न तो ज़रूर होगा, आंसर की आएगा तो देखेंगे, लेकिन आप अपना 100% वहाँ दीजिएगा, सभी प्रश्नों को टच कीजिएगा। डरना नहीं है, अच्छे नींद में रहना है 24 तारीख वालों कल के लिए। और ये वीडियो आप देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं देख रहे हैं चैनल को, तो इसके बाद अगर खैर क्या, अब तो आप चैनल से हट जाएं या फिर जुड़े रहें, हमें पता है कि आप लोग थोड़े देखेंगे काम निकलने के बाद। देखते हैं कितने लोग जुड़े रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस लेते हैं? लेने की बात कहा है, छोड़ने की नहीं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देख लीजिए कैसे, ये यहाँ काट देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये जंतुओं से लेते हैं, और जल मिट्टी से, जड़ के माध्यम से। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। सनलाइट से ईंधन लेते हैं यानी ऊर्जा, और इनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, इसलिए उसका रंग हरा होता है। और ये अभिक्रिया हुआ, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट ये बना है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस देने लगे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये कच्चे पदार्थ के रूप में क्या लेते हैं? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा गैस ये लिए? ये तो यौगिक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिए प्रकाश संश्लेषण में। अगर यही प्रश्न होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो ये तो ग्लूकोज बना है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा गैस छोड़ रहे हैं? ये उत्पाद क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। और कौन सा गैस छोड़ रहे हैं? तो ऑक्सीजन। देखिए यहाँ कैसे और प्रश्न पूछेगा, 4 से 5 प्रश्न इसमें छुपा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। 2 प्रश्न। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से। 5वां प्रश्न या चौथा जो भी मानिए,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी कच्ची सामग्री लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों। 5वां प्रश्न, उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। 6ठा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन। 7वां प्रश्न, इसी में 7 प्रश्न। तो मैंने ये जब पढ़ा दिया तो इसको आप नहीं समझ जाएंगे। जब ये मैंने आपको समीकरण ही बता दिया तो यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर घुमा के एग्जामिनर पूछ दिया तो आप कहेंगे कि राहुल सर नहीं पढ़ाए थे ये। सभी चीज़ मेरे ऊपर नहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपसे 199 का कोई पैकेज नहीं लिया हूँ। खैर लूँ या ना लूँ, मैं कोशिश करता हूँ पूरे ईमानदारी से कि आपको वैसा एफर्ट दूँ, वैसा प्रश्न दूँ ताकि एग्ज़ामिनर कितना भी आपको घुमाना चाहे आप घूमे नहीं, एग्ज़ामिनर को घुमा दें। लेकिन मैथ ऐसा कंटेंट होता है कि आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, हम बना देंगे। उसका प्रैक्टिस अगर आप घर पे नहीं किए हैं तो परीक्षा में वो आने वाला प्रश्न ही नहीं बन पाता है। कहिएगा कि राहुल सर गलत बोल रहे हैं या सही। मैं बार बार रिपीट करता था कि आप उस पे दूसरा अंक लेकर के प्रश्न बनाइए, घर पे लिखिए, लेकिन आपका शरीर तो अगर पड़ गया स्लॉथ की तरह, जो भालू वाला जानवर है, स्लॉथ पड़ गया तो पड़ गया। सोए वीडियो देखेंगे, अरे ये तो गणित बहुत आसानी से राहुल सर बताए हैं, तो चुटकियों में उड़ा देंगे। जब वही प्रश्न आया एग्ज़ाम में तो वो आपको चुटकियों में उड़ा दिया। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, ठीक। खैर गुस्साइएगा नहीं, जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं हम। और हाँ, फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीच में कि बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो तैयार करने में, तो कम से कम जितने लोग देखें, एक रिकॉर्ड मैं बनाना चाहता हूँ आप लोगों के प्यार, आप लोगों के लव के साथ, एक प्यारा सा लाइक के साथ। और जो लोग देख रहे हैं एक चैनल को नहीं, अपने एक छोटे भाई को वो लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये तो आप जान गए। यहाँ देखिए ऑप्शन में कितना प्रश्न छुपा के रखा हूँ। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन 78%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। जो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है उसमें मुख्य कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन समताप मंडल में पाया जाने वाला गैस का एक लेयर है जो हमें सूर्य से आती हुई प्रकाश के परावैंगनी किरणों से बचाता है, और उस परावैंगनी किरणों से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, मानसिक विकृति होती है। तो ये आप समझ रहे हैं। पौधे जो हैं, जो आपके मांसाहारी पौधे होते हैं, घटपर्णी, ये आखिर कीटों को क्यों खाते हैं? कीटभक्षी पौधे ये नाइट्रोजन को लेते हैं। किस चीज़ को लेते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों को खाते हैं। हेलो, चलिए देखिए प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बगल में शायद कोई काम हो रहा है। तो ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत वैल्यू 21%। श्वसन में कोई भी जीवित वस्तु क्या लेता है? सजीव वस्तु, तो ऑक्सीजन लेता है। समझ गए आप। और यहाँ लोहे में जंग जो लगता है, ये जंग लगने के लिए कौन से 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उपस्थिति होनी चाहिए अनिवार्य? तो ऑक्सीजन की और नमी की, ऑक्सीजन की और नमी की, ठीक। ओजोन को मापते हम लोग किस में हैं? इसकी मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन, आधा ब न। याद रहेगा आप लोगों को। एक चीज़ और, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र तो CO। क्या होगा? CO। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। और इसे हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ आपने जाना। पादप होते हैं, देखिए ये भी प्रश्न आ गया इस सेट में। पादप मतलब पेड़ पौधे।
तो ये स्वपोषी होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। हम लोग क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हम लोग परपोषी होते हैं। परजीवी क्या है? अमरबेल, अमरबेल ये जिस प्लांट पे रहेगा उसी प्लांट को, मतलब जिस सजीव वस्तु पे रहेगा उसी को चूसेगा, उसी से क्या लेगा? पोषण लेगा, तो इसलिए ये परजीवी कहलाता है। तो अमरबेल क्या है? परजीवी है। मृतोपजीवी कवक, कवक जो होते हैं ये मृतोपजीवी, जैसे मशरूम हो गया, ये मृत सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो देखिए वायुमंडल के 5 लेयर हैं। कितने? 5। तो ये पहला ही जो है क्षोभ मंडल, इसका इंग्लिश नाम भी दे देता है ऑप्शन में, तो ज़रूर उसे आप देख लीजिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ये बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, बहिर नहीं बाह्य मंडल। तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं, बादल का गरजना, वर्षा का होना, आंधी तूफान, ये सब इसी पहले मंडल में ही होगा। उष्मा सब इसी में होगा। दूसरे मंडल में वायुयान क्या करेगा? गति करेगा। समताप, समताप यानी इसमें तापमान एकदम समान रहेगा, तो इस मंडल में वायुयान क्या करेगा? गति करेगा। रेडियो संचार तरंगे, ये तो मध्य मंडल हो जाएगा। आयन मंडल में काम, ये आयन मंडल से रेडियो संचार तरंगे वर्क करते हैं। तो प्राकृतिक घटनाएं किस में घटेंगी? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या है? ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाने वाला गैस है। इसे नष्ट कौन कर रहा है ओजोन गैस को? CFC, जो कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसे आप बोलते हैं घरों में, या AC एयर कंडीशनर। मध्य मंडल, तो ये कुछ आयन मंडल में रेडियो संचार तरंगे। समताप मंडल में वायुयान क्या करते हैं? गति करते हैं, यानी इसी में उड़ान भरते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। किसमें? कमेंट में। और जितने लोग देख रहे हैं उन सब का कमेंट ज़रूर आना चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ, एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक ज़रूर कीजिए जितने लोग, एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं हम, किसी वीडियो पे तो 10,000 लाइक आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मुझे एक लाइक दे दें, अपने छोटे भाई को या अपने गुरुजी को। तो गुरुजी नहीं मानिए, मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मुझे देख करके अच्छा लगे। 10,000 लाइक एक वीडियो पे आप लोग कर दीजिए, ये आपके मन के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में अगर आप लोगों का इस वीडियो पे लाइक आता है अधिक से अधिक, तो जो ब्रह्मास्त्र है गणित का और जो मुश्किल सवाल पूछा है गणित का, उसका एक सीरीज़ ला दूंगा। एक सीरीज 20 प्रश्न का ही मात्र, जो कि कितना हो घुमा के पूछेगा तो आप इसमें से 10 जरूर कर देंगे। ट्रिक से बता दूंगा और बताता भी हूँ, ऐसा नहीं कि छुपाता हूँ। एक समकोण त्रिभुज, देखिए ये ब्रह्मास्त्र में से एक है। एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री है। कैसा है? 35 डिग्री। तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा? जब भी कोई समकोण होता है तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? तो केवल एक, केवल एक। कितने अधिक कोण? तो केवल एक। लेकिन कितने न्यून कोण? तो अधिकतम 3। ये आप चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न का जो जवाब हमें देना है, तो इसमें देखिए ये प्रश्न है कितना आसान, अच्छे से समझिए इसको। ये समझाने के लिए समय लगा रहा हूँ, नहीं तो घटा के आंसर डायरेक्ट बता देता है। ये 90 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ तो 90 होगा, तबे ना 180 होगा तीनों कोणों का योग। तो क्या कीजिए, एक न्यून कोण जब भी दिया हो तो उसे 90 डिग्री में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए?
जब भी किसी समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में नहीं, जब भी किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण दिया हो, दूसरा न्यून कोण पूछे, तो आप 90 डिग्री में से वो न्यून कोण को घटा के आंसर बोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 35 के जगह 40 डिग्री मैंने कर दिया है, तो आंसर क्या होगा इस ऑप्शन में भी है, आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इसे मामलुक वंश भी, इल्बरी वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे गुलामों का गुलाम, लाख बख्श की भी उपाधि दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये क्या किए थे, किस चीज़ का नींव रखे थे? कुतुब मीनार का नींव, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन का नींव रखे थे। और पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। आगे भी टूटा तो किसी और ने पूर्ण कराया। देखिए चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। और इसे विघटित किसने कर दिया था? तो बलबन ने। बलबन। देखिए ये दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूँ, इससे प्रश्न यहाँ से बहुत सारा है। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने राज किया। गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, गुल खिले तुम तुगलक वंश, और तुम सो लो सैयद वंश, और लोदी वंश। तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गुलामे वंश की ये दोनों इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाली प्रथम महिला और अंतिम भी। इल्तुतमिश चालीसा दल का गठन किया था, और चालुक्य चिहलगानी इसे कहा जाता था, और इसे बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट बलबन ने क्या किया था? सिजदा एवं पेबोस, ये जितने भी हैं सब टॉप क्वेश्चन है जितना मैं बता रहा हूँ। तो कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर? यहाँ से, जहाँ से भी ले। आपने मेरे चैनल को पहले जाना नहीं, कहीं आपने 199 रुपया पे कर दिया है, कहीं 500 रुपया पे कर दिया है, कहीं से PDF खरीद लिया है। मुझे भी बहुत सारा मैसेज आया है कि राहुल सर PDF दीजिए ना, PDF दीजिए ना। PDF लेके आप अलमारी में रखिएगा, समझिएगा कैसे। मान लीजिए PDF में मैंने ये प्रश्न सेट किया और ये चारों ऑप्शन दे दिया। एक बात कह रहा हूँ, तो आपको यहाँ कितने प्रश्न जानने को मिलेगा PDF में? सिर्फ इसका जवाब मिलेगा। ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, इसके साथ क्या हुआ था, ये आपको जानने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सक्षमता के बाद भी इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं इतने अच्छे से कंटेंट तैयार करूँगा इस चैनल पे कि आपका पढ़ाई एक शौक़ बन जाएगा, मजबूरी नहीं। बहुत सारे लोग मजबूरी में पढ़ते हैं, एक शौक़ से पढ़िए। जब कोई कहीं बात करे, जब कोई लेवल का कोई तैयारी करता हो और उसके सामने आप भी बैठे हैं, तो आप भी कहें कि हाँ ये चीज़ हम भी जानते हैं। मैं इतने अच्छे से कंटेंट तैयार करके पढ़ाऊँगा। समय लगेगा, धीरे 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 सब होगा। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए, प्रश्नों से नहीं भागिए। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो जो संविधान बना, लागू हुआ, वो सब तो चर्चा मैंने किया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, आंसर तो हो गया। लेकिन इन तीनों का क्या मकसद है मुझे देने का? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ। और मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग। कुछ गड़बड़ किया गया यहाँ। 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये कितनी है? तो 12। देखिए जब संविधान बना तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद, आज भी क ख ग करके ऐसे बढ़ाया गया है, लेकिन मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? तो 8। कितने भाग? तो 22 भाग। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12। कितना प्रश्न जानने को मिला? तो PDF पे नहीं जाइए, वीडियो पे आइए राहुल सर के। और ये GK स्टडीज़ आपके लिए तत्पर रहेगा एनी टाइम। और अभी देखिए
1 घंटा 14 मिनट का ये वीडियो हुआ केवल पढ़ाते वक्त। इसको डालने में अभी लगेगा मुझे आधा से 1 घंटा, क्योंकि लिखूँगा, डालूँगा, फिर MB अपना बर्बाद करूँगा। MB लगता है ना, आप लोग तो MB बचाते हैं, चुराते हैं किसी से अपना MB, मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, हॉटस्पॉट ऑन करके देते भी नहीं है कि ख़त्म हो जाए, हमारा सीरियल छूट जाई, हम कैसे सीरियल देखवाई, गुस्सा नहीं, ऐसे होता है ना, हमारे साथ भी होता है, हम भी किसी को MB नहीं देते हैं। लेकिन मुझे मेरा शौक़ बन गया है पढ़ना और पढ़ाना। साथ ही साथ जिस लक्ष्य की मुझे तैयारी कर रहा हूँ, पता ना मुझे हासिल होगा या नहीं होगा, लेकिन खुशी तो ज़रूर मिलती है कि मैं इस काबिल तो ज़रूर बन जाऊँगा कि किसी को ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयार कर दूँगा कि मैं जिस पद पे नहीं पहुँचूँगा, वो अगर पहुँच जाए तो समझूँगा मैं पहुँच गया। चलिए, तो यहाँ से आपने प्रश्न ये देख लिया, जान लिया। और एक चीज़ यहाँ मैं स्थानीय स्वशासन का एक भी प्रश्न सेट नहीं किया हूँ, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन शायद किया हूँ आगे मुझे कोई प्रश्न याद नहीं आता, इसलिए नहीं सेट कर पाता हूँ। सारे प्रश्न मन से सेट किया हूँ, कहीं बुक का सहारा नहीं लिया हूँ। बैठ करके सेट करने में ना, सोच करके, और ये ऑप्शन कहीं बुक में ये लगातार ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ढूंढ के हमको दिखा दीजिएगा। ना बुक में मिलेगा, ना किसी के PDF में मिलेगा, और ना ही किसी चैनल पे ऐसे आपको पढ़ाते हुए सक्षमता के लिए। बाकी तो देखिए चैनल तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे से भी पढ़ाते हैं, सक्षमता के लिए इतना बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलेगा। मैं अपना बड़ाई अपने मुंह से नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग ही करते हैं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, सर आपका चैनल मुझे पहले क्यों नहीं मिला, सर आपका तो प्लेलिस्ट ही मुझे नहीं मिलता है। शुरू से जा कर के वीडियो जब एग्ज़ाम बीत जाएगा आप देख लीजिएगा, अगर तो कहिएगा अरे ये तो प्रश्न इसी में छुपा था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 2 बीट में इसको देखिएगा, एक बार 40 से 45 मिनट देख लीजिएगा, थोड़ा आराम कर लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, या रात को अगर चाय पीते हो तो चाय पी लीजिएगा, तब आधा देखिएगा। एक सुर में देखिएगा, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हमको लगता है कि आपको एक सुर में ही आप नहीं हटिएगा यहाँ वीडियो से, ऐसे ऐसे प्रश्न लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय मूल संविधान में, भारत के जो संविधान तैयार हुआ बना था, तो उस समय मौलिक अधिकार 7 था। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ, संविधान में संशोधन भी होते रहता है, तो 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है, जो कि ठीक 2 साल पहले 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। तो देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संपत्ति का अधिकार हट गया, तो अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो यहाँ से इतने प्रश्न का आपको समराइज्ड हो गया। प्रश्न आएगा कि मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 44वां। कब हुआ था? तो 1976। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। ठीक है, अब कितने हैं? तो 1 कम। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है ले जा कर के, ये देख लीजिएगा। तो ये जो देखिए मौलिक अधिकार है, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, अधिकार जमाना चाहता है पूरे वर्ल्ड में, तब आप कहिएगा अमेरिका। तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान से। एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। और प्रस्तावना, ये प्रस्तावना कह रहे हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए 2 चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये मौलिक अधिकार है, और जब बात आएगा कर्तव्य का, तो दोस्ती जो निभाएगा अपना कर्तव्य पूरा करेगा। भारत का दोस्त कौन है? भारत का दोस्त कौन सा देश सबसे ज़्यादा दोस्ती? तो ये रूस। तो जो दोस्ती निभाएगा वो अपना कर्तव्य भी पूरा करेगा। तो मौलिक कर्तव्य
किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, ये कर्तव्य लगता है गलत लिखा हूँ कर्तव्य देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हमको, तो मौलिक कर्तव्य देख लीजिएगा कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। हाँ, संविधान में कितने आपातकाल के लिए कितने व्यवस्थाएं की गई हैं? तो 3। यहाँ से भी अगर प्रश्न पूछे तो जवाब दे दीजिए, बेसिक ही पूछेगा, उतना लायक काम कर दिया हूँ। मौलिक अधिकार किस देश से? तो ये आप अभी बताए, अमेरिकी संविधान से। हाँ, देखिए प्रश्न आ गया, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक नाम दिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा जो होता है उसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और जो अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश काल में, जो कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। कर्नल रीड ये महालवाड़ी रैयतवाड़ी वाड़ी व्यवस्था के, और लॉर्ड मैकेंजी जो थे ये महालवाड़ी। देखिए ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि राजस्व व्यवस्था की? तो ये 3। कौन कौन? तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी। तो अस्थाई के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में कर्नल रीड, हेक्टर मुनरो भी। तो ये कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और लॉर्ड मैकेंजी महालवाड़ी व्यवस्था। और स्थानीय स्वशासन के जनक तो लॉर्ड रिपन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था वह स्थानीय स्वशासन से जुड़ा था। ये पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को ही स्थानीय स्वशासन का नाम दिया गया है। तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन इससे बिलोंग करता है, जुड़ा हुआ है। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। ज़्यादा डीप नहीं जाइए, डीप की आपको ज़रूरत, जितना डीप जाना है उतना मैं जा चुका हूँ। तो यहाँ भी आप देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन था। ठीक। लॉर्ड रिपन, यहाँ देखिए वारेन हेस्टिंग, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगर जहाँ ये जनरल काट दिया, खाली इतना ही क्वेश्चन कर दिया, तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो ये रतौंधी है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और BC जल में घुलनशील विटामिन है, और KEDA वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो विटामिन ई है इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन होता है, या बांझपन मतलब जो हमें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, संतति उत्पन्न नहीं होते हैं। किसके कमी से? विटामिन ई की कमी से। जो लोग सुंदर बनना चाहते हैं ज़्यादा विटामिन सी का सेवन करें। सौंदर्य वाला विटामिन कौन है? विटामिन सी और विटामिन ई, ये दोनों ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील है, लोकटके लिख दिया हूँ, मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर में। और लोनार झील तो ये महाराष्ट्र में। बिहार में एक झील है गोखुर झील, जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। कहाँ? बेगूसराय का कांवड़ झील।
याद रहेगा। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। आगे देखते हैं प्रश्न। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो मैं बोला था ना कि भगवान का नाम है तो 7 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना लॉन्ग वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपका डर खत्म करूँ, और यहाँ से कहीं से प्रश्न लपेट रहा है तो आप उसे लपेट दीजिए। और 20 प्रश्नों का मैथ भी लाऊंगा तुरंत कांग्रेस की, लेकिन हाँ जो रिक्वेस्ट किया हूँ वो पूरा होने के बाद, वही मेरा फ़ी है, ना कि 199। अच्छा बताइए आपका लाइक सही कि पैसा देना सही? तो नहीं लाइक कीजिएगा ना तो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, लीजिए लाइक नहीं कीजिएगा तो सभी लोग 100 रुपया मेरे, लेकिन मेरे पास तो गूगल पे है ही नहीं, कहाँ डालिएगा। एक काम कीजिए, आप 100 रुपये का मिठाई खा लीजिए। क्या कीजिए, 100 रुपये का आप क्या कीजिए, मिठाई खा लीजिए, लेकिन मनोबल ऊंचा रखिए। आज के प्रश्नों से डरना नहीं है, प्रश्न सब आसान होते हैं और आप सबको आसान समझिए। एग्ज़ाम में पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। देखिए कोरोना काल में पॉजिटिव वर्ड बहुत खतरनाक था, ठीक है। लोग कहता था निगेटिव की पॉजिटिव, तो रिपोर्ट जैसे पॉजिटिव आता था, बाप रे बाप। इस कोरोना में मैंने बहुत कुछ खोया है। मुझे जो कोरोना आया ना, मेरा पूरा घर उजाड़ के रख दिया, वहाँ से मेरा लाइफ ही बदल गया है। ठीक है अभी फ़िलहाल में जॉब हुआ है, लेकिन कितना कष्ट हुआ वो हम समझते हैं, और मैंने क्या क्या खोया है पता चलेगा आपको। खैर आगे देखिए, पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना, मैंने एक दिन गलती कर दिया था, 3 दिसंबर बता दिया था, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैल गया। और कांग्रेस के प्रथम, ये किसके द्वारा स्थापना हुआ था? तो एओ ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो भुला गया मैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है जॉर्ज यूल, एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो, और बदरुद्दीन तैयब जी, या कोई बनर्जी थे? नहीं, बनर्जी नहीं थे, ध्यान में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जैसे ऑप्शन मिलेगा, चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। मुझे पता नहीं है कांग्रेस की स्थापना जो हुई इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या कौन? आप जवाब दीजिएगा ताकि मैं भी जान जाऊं। और यहाँ और भी प्रश्न देख लीजिए। 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? उस समय किसके कार्यकाल में बंगाल विभाजन रद्द तो हुआ था? हार्डिंग के काल में, हार्डिंग। तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, बंगाल विभाजन किसने किया था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आगा खां। नेक्स्ट देखिए, ये डेट इसलिए लिया हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसी के देखिए 1757 की क्रांति जो हुई, प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, ये हुआ 22 अक्टूबर को और ये हुआ 23 जून को। और इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ। भारतीय संविधान का जब आप विकास पढ़िएगा ना, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब? तो 1774, एक साल बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और उसके प्रथम जज जो बनते हैं एलिजा इम्पे। और भारत का प्रथम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट।
तो इतना चीज़ आप यहाँ याद रखिएगा। देखिए, प्रथम 97 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, प्रथम 97 है ना, तो 97 का आधा कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 97 का आधा बताइए हमको। 48.5 आएगा। और मैंने कहा था जब भी किसी संख्या लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो उसमें 0.5 जोड़ दीजिए। तो 48, 48.5 में आधा जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49। यहाँ देखिए, जब भी प्रथम से प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, मान लीजिए 100, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ दिया, तो आप क्या कीजिएगा? इसका आधा यानी 50, अब 0.5 लगा दीजिएगा। तो इसका तो आधा करते तो क्या आता? 48.5। आधा लगा देते तो 49 हो जाता। समझ गए? तो 8 नंबर प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देंगे। प्रथम 59 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, जवाब दीजिएगा कमेंट में। 30 होगा या 20 होगा या 59 ही होगा या 59.5 होगा। पहले देख लेने दीजिए मैंने ऑप्शन में दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। 4 ठीक है, 5 तो 0.5 ठीक है, ऑप्शन में है। आगे देखते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु, तो छोटका तो 3 यूनिट है। 3 लड़कों का औसत आयु दिया है, तो इनके कुल आयु का योग क्या हो जाएगा? 3 × 15 बराबर 45। और यहाँ देखिए, यही योग ये 45 है। 7 3 10 और 5 15, तो 45 को 15 से भाग दे दिए। क्या आ गया? 1 यूनिट का मान क्या आ गया? 15 × 45। तो ये 3 यूनिट छोटका है। 3 3 9 साल का होगा। कितना? 9 साल का। कितना सेकंड लगा मैथ में? चलिए आगे देखते हैं। किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बात नहीं, चौड़ाई दिया है, लंबाई बता देंगे। देखिए, सबसे पहले आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसका मान दिया है आपको 200 मीटर। तो 2 इसके गुना में है तो 2 से ही कट जाएगा तो 100 हो जाएगा। ये तो फार्मूला हो गया परिमाप का, दिया था मैंने लिखा है, ये गुना में था, काट दिया 100। चौड़ाई दिया है, ये b दिया है, लंबाई बताना है बराबर 100। ये जोड़ में है, दाहिने साइड जाएगा बराबर के इधर तो घटेगा। लंबाई बराबर 100 घटाओ 40 तो 60 आ गया। और चौड़ाई कितना आया? 40। और क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 6 चौका 24 और 2 गो 0, 24 और 2 गो 0, तो ये आंसर हो जाएगा। कितना समय लगता है मैथ में? अब इसी प्रश्न को अगर पूछ देगा एग्ज़ाम में तो आप कहिएगा बहुत भास्ट है। कहाँ भास्ट है? परिमाप दिया है, ठीक है, परिमाप का आपको फार्मूला पता है, ये चौड़ाई दे रखा था, लिख लिए। और परिमाप दिया है ये 200, ये कट गया पूरे के गुना में तो 100, इधर जाके भाग लग गया, ये जोड़ में है जाके घट जाएगा 40 तो 60 आ गया। और ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया गुना, यानी 6 चौका 24, 2 गो 0 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में दिया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को आपको कोई फार्मूला लगाने की ही ज़रूरत नहीं है। किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है और उसके आधार में 40% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई परिवर्तन नहीं। तो आप कहिएगा 40 बढ़ा 40 घटा, तो कोई परिवर्तन नहीं, आंसर, जो कि हो जाएगा गलत। इस प्रश्न में हमेशा घटता है। क्या होता है? जब मान लीजिए आपका आय पहले 40% बढ़ा और फिर 40% घट गया, पहले बढ़ा फिर 40 घट गया, तो जानते हैं कोई परिवर्तन नहीं, 16% की आपके आय में कमी हो जाएगी। तो इसका ट्रिक यही है कि जितना बढ़े या जितना घटे
संख्या का जीरो हटा दीजिए, उस संख्या का जो मतलब मान लीजिए 60% बढ़ा 60% घटा, चाहे पूरे ही ट्रिक बता देता हूँ। 40% बढ़ा 40% घटा, तो जो प्रतिशत दिया उसका वर्ग करके 100 से भाग दे दिया जाता है। तो 40 का ये वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 1600 और ये बट्टा में 100 कट गया। कितना प्रतिशत हमेशा घटता है, इस केस में हमेशा क्या होता है, घटता है। तो कितना प्रतिशत घट जाएगा, 16%। समझ गए। यहीं पे एक और प्रश्न समझिए, 10% बढ़ा 10% घटा। किसी त्रिभुज की ऊंचाई पहले 10% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, अब बटा में हमेशा 100, तो 10 दहिया 100 अब बटा 100 काट दीजिएगा, कहिएगा 0 नहीं, 100 के पर कई बार पढ़िएगा तो 100 आएगा एक बार, यानी 1% की कमी हुई। अब मैं कहूँ कि ये जो 40% था पहले 60% बढ़ा, चल लीजिए दशमलव में वाला दिखा देता हूँ, पहले 15% घटा और फिर 15% बढ़ा, तो कितने इस केस में हमेशा कमी ही होती है, तो कितने की कमी होगी, 15 का स्क्वायर अब बटा में 100, 15 का स्क्वायर 225 अब बटा 100, 2 को 0 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 2.25% की कमी हो जाएगी। मान लीजिए राहुल सर की आय पहले क्या हुई, राहुल सर की आय पहले 60% बढ़ी और फिर बाद में 60% घटी, तो इनका क्या हुआ, आय क्या होगा, 6 का यहाँ 0 है तो कोई बात नहीं, 36% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए ना आप लोग। ये प्रश्न काफ़ी एसएससी का, बिहार पुलिस का प्यारा प्रश्न है। देखिए ये सबसे आज मेरे कंटेंट का ये आखिरी प्रश्न और सबसे धांसू प्रश्न, जो कि आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, दिमाग की बत्ती हिला देगा, और बनेगा 20 मिनट में, ऐसा कुछ नहीं है, समझाता हूँ इसे। और ये सीटेट वाले ये सीरीज़ आप लोग भी देखें, सभी के लिए, केवल सक्षमता के लिए महत्वपूर्ण क्लास नहीं है, क्लास तो होगा एक से बढ़कर एक, केवल सक्षमता बीतने दीजिए, और लंबा लंबा वीडियो नहीं होगा। सक्षमता के जितने भी शिक्षक इस पे जुड़े हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके पढ़ाई के बदौलत उनका बच्चा कुछ अच्छा करे, तो इस चैनल से आप हमेशा रोज़ कम से कम 30 मिनट अपने लिए समय निकाल कर, अपने लिए, मेरे लिए नहीं भी देखिएगा कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए 30 मिनट कभी भी समय निकाल कर इस चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कि सर ने आज क्या पढ़ाया है। आप उन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि बच्चे शुरू से ही इतने अच्छे तैयार हो जाएंगे कि कोई कंपटीशन आसानी से निकाल देंगे। तो लीजिए आज का आखिरी प्रश्न, और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कि अगर इस पे अधिक से अधिक लाइक आता है तो एक और क्लास लाऊंगा 20 प्रश्नों का मैथ्स का, वो भी मैराथन। 20 में समझिए कि 80 प्रश्न होगा, जैसे अभी आपको पता चला होगा कैसे मैंने ऑप्शन सेट किया। लीजिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। ये तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, कोई बात नहीं, वर्ग की भुजा को मैंने मान लिया, वर्ग की भुजा को मैंने मान लिया x, क्या मान लिया x, तो मैं ये लिखूंगा थोड़े परीक्षा में, ये सीधे x मान लूँगा, यानी वर्ग की भुजा मैंने मान लिया। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। तो वर्ग की चौड़ाई, अब आयत का चौड़ाई क्या हो जाएगा, x/2, चौड़ाई इस भुजा की आधी है। अब लंबाई हम क्या माने, यहाँ थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट होगा। एक वर्ग का कोई बात नहीं, लंबाई को हम चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है तो वर्ग की भुजा को x माना और इसके चौड़ाई x/2 आधी है तो आधी ले लिया और लंबाई को l ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल तो ये भुजा x है तो क्षेत्रफल x² होगा ना। देखिएगा ध्यान से, इस l का मान x के पद में निकालूंगा मैं, तो इसका अगर भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो भुजा का स्क्वायर कर दिया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो x/2 गुना l, तो ये हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, l का मान मिल जाएगा लंबाई का। ये तो हो गया इसका, ये लंबाई और ये चौड़ाई, और ये हो गया इनका क्षेत्रफल जो कि आपस में बराबर हैं। तो लीजिए x², यहाँ लिखता हूँ x, यहाँ पे हम लिखते हैं जो कि x/2 गुना लंबाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल x², तो एक x से x कट गया, l बराबर है 2 के गुना हो जाएगा, यानी l बराबर 2x। तो आपने क्या माना था, ये चौड़ाई कितनी थी, यहाँ क्या पूछा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई कितना 2x और चौड़ाई कितना x/2 था ना। ये रेशियो का मतलब होता है भाग, रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग, भागने वाला भाग नहीं, x/2, 2 ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 4 हो गया, नीचे 1 बच गया, यानी 4:1 होगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, सक्षमता के लिए नहीं, ये मेरे ही इस वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग हिला दिया था मेरा भी, लेकिन मैंने इसे देखा तो पकड़ में आ गया। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और आप लोगों के लिए ये मास्टर वीडियो। कोई भी प्रश्न आए आपको डरना नहीं है, कैसा पूछा क्या पूछा, आपको पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है। और एग्ज़ाम में मैं कहाँ हूँ 100+, तो सिर्फ यही सोचिए, उसके पीछे कुछ मत सोचिए, क्या आया नहीं आया कैसे आया। आज के प्रश्न जो पूछा है उसका देखता हूँ, कहीं से प्रश्न मिलता है तो उस पर वीडियो बना दूँगा, और वो प्रश्न को देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे जाइए एग्ज़ाम में, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए। तो इतना मेहनत लगा ये सब बताने के लिए, करने के लिए, लाइक अधिक से अधिक कीजिए और सब्सक्राइब तो कम से कम कर लीजिए, देखते हैं करते नहीं हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले पार्ट में धमाकेदार ट्रिक के साथ।